हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखो, कल हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम था पोषक तत्व। क्या नाम था बेटा? पोषक तत्व। पोषक तत्व बोले तो न्यूट्रिएंट्स। कल हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स को पढ़ना स्टार्ट किया था और बहुत अच्छे से हमने कहा था न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत हम लोग 5 कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कितने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बेटा? न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत हम लोग कितने टोटल 5 कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। हमने कहा था इसी चैप्टर्स के अंतर्गत हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करेंगे। यहीं पे बेटा हम लोग वसा को कवर करेंगे। यहीं पे बेटा हम लोग प्रोटीन को भी कवर करेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। और हमने कहा था इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग विटामिन को पढ़ेंगे और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग खनिज लवण को पढ़ेंगे। यानी कि टोटल कितने 5 कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। टोटल 5 कॉन्सेप्ट कौन कौन से? कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने कहा, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3 और हमने कहा था कॉन्सेप्ट नंबर 4 और कॉन्सेप्ट नंबर 5, जिसमें से बेटा कल की क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत अच्छे से कवर किया था। और मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे कि आप लोगों को वो चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। हमने पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छे लेवल पे अच्छी तरीके से हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था और बहुत अच्छे से चीजों को समझाने की भी कोशिश की थी। हमने कहा था क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स? एक प्रकार की शर्करा होती है। हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है। हमने कहा दुनिया के अंदर जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स है सारी कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। हमने कहा शरीर को 50 से 75% ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स करता है। बेटा हमने बताया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमने कहा यहीं पे हमने टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाया। हमने कहा एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड और एक होता है पॉलीसेक्राइड। हमने कहा मोनो का मतलब 1, हमने कहा डाई का मतलब 2, हमने कहा पॉली का मतलब 3। हमने कहा कि मोनोसेक्राइड के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो सिंगल कार्बोहाइड्रेट से बन रहे होंगे, हमने कहा डाइसेक्राइड के अंतर्गत 2 कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे। कितने कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे? 2 कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे। तो हमने कहा इस तरीके से हमने कहा डाई को हम लोग 2 कार्बोहाइड्रेट से बनाएंगे, मोनो को हम लोग 1 कार्बोहाइड्रेट सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स होगा और हमने कहा पॉली का मतलब बहुत बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनेगा। तो हमने वहां पे बहुत ही अच्छे से एग्जांपल्स भी क्लियर कराए थे। हमने कहा था ग्लूकोज ब्लड शुगर है, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है, हमने कहा गैलेक्टोज ब्रेन शुगर है। डाई की तरफ आए थे तो हमने कहा डाई 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलके क्या 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनेगा। तो हमने कहा 2 कार्बोहाइड्रेट्स बोले, 2 ग्लूकोज बोले, 2 शर्कराओं से मिलके बनने वाला डाइसेक्राइड होगा। हमने कहा सुक्रोज कैसे बनता है? जी अपर शक ग्लूकोज और फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता है। जी जी माल ग्लूकोज से माल्टोज बनेगा। लैक्टोज कैसे बनेगा? हमने कहा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनेगा। यहीं पे हमने स्टार्च को कवर किया, यहीं पे हमने ग्लाइकोजन को कवर किया, यहीं पे हमने कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यहीं पे कवकों की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत अच्छी तरीके से बेटा खत्म कर लिया था और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। चलो बेटा आज के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। और हमने कहा था ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या देता है बेटा? ऊर्जा देने का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। तो हमने एक एनर्जी का सोर्सेस पढ़ लिया जिसका नाम कार्बोहाइड्रेट्स। लगाओ बेटा आज की क्लास में हम लोग वसा को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? वसा को कवर करेंगे। लगाओ हेडिंग बेटा वसा। और आओ बात करते हैं वसा पे, बहुत अच्छे से इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वसा बोले तो फैट, वसा बोले तो फैट। आओ वसा बोले तो हमने कहा फैट। आओ वसा पे हम लोग बातें करते हैं क्या होता है वसा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बेटा वसा को हम लोग रिजर्व फूड की संज्ञा देते हैं। कौन सी संज्ञा देते हैं बेटा? इसी को हम लोग कहते हैं रिजर्व फूड। क्या कहते हैं बेटा? रिजर्व फूड। वसा को ही हम लोग रिजर्व फूड की संज्ञा देते हैं। कौन सी संज्ञा? रिजर्व फूड की संज्ञा देते हैं। वसा को हम लोग कहते हैं रिजर्वड फूड। रिजर्व फूड का मतलब होता है आरक्षित भोजन। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं आरक्षित भोजन। रिजर्व फूड का मतलब है आरक्षित भोजन। क्या कहते हैं बेटा? इसको आरक्षित भोजन कहते हैं। देखो
बहुत अच्छे से चीजों को, पहला पॉइंट हमारा कवर हुआ कि वसा को रिजर्व फूड कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स कहते हैं। अब बात आए कि वसा हमारा बन के कैसे तैयार होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखो वसा का जो निर्माण होता है ना बेटा, वसा का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? तीन वसी अम्ल, तीन वसी अम्ल और एक ग्लिसरॉल, तीन वसी अम्ल और एक ग्लिसरॉल से मिलके किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है। तीन वसी अम्ल का मतलब तीन फैटी एसिड, वसी अम्ल को हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। क्या कहते हैं बेटा? फैटी एसिड। हमने कहा तीन फैटी एसिड होंगे और एक ग्लिसरॉल होगा, तो बेटा किसका निर्माण हो जाएगा? बोलो किसका निर्माण हो जाएगा? वसा का निर्माण हो जाएगा। तीन वसी अम्ल होंगे और एक ग्लिसरॉल होगा तो निर्माण किसका हो जाएगा? वसा का निर्माण हो जाएगा। तो देखो वसा बोले फैट, फैट बोले, हमने कहा फैट को, इसी को हम लोग लिपिड्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसी को हम लोग लिपिड्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? लिपिड्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो देखो हमने कहा वसा को रिजर्व फूड की संज्ञा देते हैं। हमने कहा इसका निर्माण कैसे होता है? हमने कहा तीन वसी अम्ल और एक ग्लिसरॉल से मिलकर किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है। हमने कहा कि जो ये ग्लिसरॉल होता है ना, जो ये ग्लिसरॉल होता है बेटा, ये ग्लिसरॉल पता है ये कृत्रिम आंसू बनाने के कार्य में आता है। काहे के कार्य में आता है? हम लोग यहीं पे लिख लेंगे, कृत्रिम आंसू बनाने के कार्य में आता है। जो ये ग्लिसरॉल है ना बेटा, ये किसकी यूजेस में आता है? कृत्रिम आंसू, कृत्रिम आंसू, कृत्रिम आंसू बनाने में किसका यूजेस होता है? ग्लिसरॉल का यूजेस होता है। तो देखो ग्लिसरॉल से भी हम लोगों ने जोड़ी बात जान ली कि ग्लिसरॉल का जो एक ग्लिसरॉल है कितना बेटा? एक ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल और तीन वसी अम्ल, एक ग्लिसरॉल और तीन वसी अम्ल किसका निर्माण करते हैं? वसा का निर्माण करते हैं। हमने कहा जो ये ग्लिसरॉल है ये काहे के यूजेस में आता है? तो हमने कहा कृत्रिम आंसू बनाने के प्रयोग में इस ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। अब देखो वसा भी दो टाइप्स की होती है बेटा, वसा भी दो टाइप्स की होती है। एक जल में घुलने वाली वसा होती है और एक कार्बनिक तरल पदार्थ में। यानी कि वसा, देखो वसा जल में अघुलनशील होती है। देखो वसा टू टाइप्स की होती है, एक संतृप्त वसा और एक असंतृप्त वसा। उनको हम आगे कवर करेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग यहीं पे एक पॉइंट लिखेंगे जो बहुत अच्छा पॉइंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है बेटा। हम लोग लिखेंगे यहीं पे, क्या लिखेंगे? हमारा पॉइंट होगा कि वसा जल में अघुलनशील होती है। कैसी? जो फैट होता है बेटा वो जल में अघुलनशील होता है। वसा जल में, वसा जल में अघुलनशील होती है। वसा जल में अघुलनशील होती है। कैसी होती है बेटा? वसा जल में अघुलनशील होती है, लेकिन कार्बनिक तरल पदार्थ में कैसी होती है? घुलनशील होती है। लेकिन कार्बनिक तरल पदार्थ में, कार्बनिक तरल पदार्थ में कैसी होती है? घुलनशील होती है। वसा जल में अघुलनशील होती है, लेकिन कार्बनिक तरल पदार्थ में कैसी होती है? घुलनशील होती है। ठीक है, तो देखो दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए बेटा। कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो गए? देखो हमने बताया, अभी बहुत अच्छे से इसको समझाएंगे। आप पहले एक बार ऐसे की पूरी एक स्लाइड पे एक पूरे के पूरे डाटा कलेक्ट हो जाने दो, इसके बाद में हम चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे समझेंगे और पूरा का पूरा यहीं का यहीं हम याद भी करा देंगे। पूरा का पूरा हम यहीं पे बेटा याद भी करा देंगे। ठीक है, चलो आओ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हमने कहा 1 ग्राम वसा कितनी? 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? देखो वसा क्या देती है बेटा? ऊर्जा का स्रोत है। काय का? एनर्जी का स्रोत है। हमने कहा 1 ग्राम वसा से कितनी एनर्जी मिलती है? 9.63, 9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी और 1 ग्राम वसा से बेटा कितनी? 9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कितनी ऊर्जा मिलती है?
9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब यहीं पे अगर आप बात करेंगे कि जो हम लोग ये क्या कहते हैं, ऊर्जा को मापने का काम करते हैं, वो काहे में करते हैं, ऊर्जा को किलो कैलोरी में मापते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट्स को से जो हमें ऊर्जा मिल रही है उसको काहे में मापते हैं, किलो कैलोरी में मापते हैं। हमने कहा वसा से जो मुझे ऊर्जा मिल रही, जो हमें एनर्जी मिल रही, काहे से मापते हैं बेटा, किलो कैलोरी से मापते हैं। तो अगर लिखना चाहो तो यहीं पे हम लोग राइट डाउन कर लेंगे, यहीं पे अच्छे से एक बार डिफाइन कर लेंगे, यहीं पे चीजों को बहुत अच्छे से डिफाइन कर लेंगे कि ऊर्जा को मापने के लिए ऐसे लिख लेंगे बेटा, ऊर्जा को काहे से मापते हैं, ऊर्जा को मापने के लिए, ऊर्जा मापने के लिए ऐसे लिख लेंगे, ऊर्जा को किलो कैलोरी में मापते हैं। ऊर्जा को किस में मापते हैं बेटा, चलो ऊर्जा को किलो कैलोरी में, किलो कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं बेटा, किलो कैलोरी में मापते हैं, किलो कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ऑलरेडी सबको पता है। देखो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना 4.6, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना 4.2 किलो कैलोरी, कितनी 4.2 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम वसा से कितना 9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा को हम लोग मापते काहे में बेटा, किलो कैलोरी में, काहे में बेटा, किलो कैलोरी में मापते हैं, किलो कैलोरी में मापते हैं। तो इस तरीके से हमने, आओ क्या क्या हमने जान लिया, आओ एक बार अच्छी तरीके से चीजों को समझते हैं, क्या क्या हमने वसा के अंतर्गत जान लिया। देखो एक ही स्लाइड में हमने पूरा का पूरा वसा कर दिया। आओ वसा को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लर्न करते हैं। हमने कहा बेटा वसा, वसा को ही हम लोग कह देते हैं लिपिड्स। क्या कह देते हैं बेटा, लिपिड्स। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं चर्बी, चर्बी भी कह देंगे। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल पॉइंट है जो आपको पता ही रखने हैं। देखो हमने कहा जो चीजें आपको पता है वो तो पता ही पता होना चाहिए, जो औरों को नहीं पता है हमें वो भी पता करना होगा, तभी हम औरों से हटके होंगे। हमको सबके जैसा स्टूडेंट नहीं बनना है, हमें लोगों से हटके बनना है, हमें लोगों से यूनिक बनना है। तो जाहिर सी बात है हमें औरों से ज्यादा एक्स्ट्रा जानकारी रखनी ही होगी, औरों से ज्यादा कंटेंट पढ़ना होगा, औरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आप सिलेक्शन वाले बच्चे होंगे। सिलेक्शन वाले कौन होते हैं, जो औरों से ज्यादा मेहनत करते हैं, जो सच में मेहनत करते हैं, जो औरों से ज्यादा जानकारी रखते हैं, जो औरों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, वही सिलेक्शन वाले बच्चे होते हैं। तो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, छोटी से लेके बड़ी बड़ी सब चीजें हमको बहुत अच्छे से कवर होनी चाहिए बेटा। तो हमने कहा वसा, वसा हमें क्या देती है, ऊर्जा देती है। क्या देती है, ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। हमने कहा वसा बोले तो फैट, हमने कहा लिपिड्स बोले, चर्बी बोले, बात एक ही है। हमने कहा ये रिजर्व फूड की संज्ञा है। कौन सी, रिजर्व फूड की संज्ञा है। आरक्षित भोजन, आरक्षित का मतलब सीट रिजर्व। देखो जब कभी हमें कहीं किसी ट्रैवलिंग में जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं। रिजर्वेशन का मतलब हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं, अपनी सीट पे पक्की कराते हैं कि हम इस सीट में बैठ के जाएंगे, ये आरक्षित हो गई, ये सीट मेरे हिस्से की है, हम यहाँ पे, यहाँ कानपुर से लेके दिल्ली तक का सफर इसी सीट में बैठ के तय करेंगे। तो यानी कि रिजर्वेशन का मतलब सीट आरक्षित कराना, एक सीट का निर्धारण करना। और रिजर्व फूड को समझते हैं, ये वसा हमारी बॉडी में आरक्षित काम करना, आरक्षित के रूप में काम कर रही है। ये क्या काम करती है बेटा, जैसे हम लोग क्या रखते हैं, हम लोग फास्ट रखते हैं, हम लोग फास्ट रखते हैं। अभी जैसे कुछ दिन बाद में महाशिवरात्रि आ रही है, बहुत सारे बच्चे फास्ट रखेंगे। क्या बेटा आपने कभी ये सोचा, क्या आपने कभी आपने अपने आप से ये बात पूछी कि जिस दिन हम फास्ट रखते हैं उस दिन हम लोग अन्न का सेवन नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी फास्ट होते हैं, ना अन्न खाया जाता है, ना पानी पिया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है। तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी, तभी हमारी बॉडी चल रही है। चल कैसे रही बेटा, जब तक बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो बॉडी चलेगी नहीं। अब उस दिन हम ना खाएंगे ना पिएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, उस दिन ना खाएंगे तो ना पिएंगे तो उस दिन बेटा क्या नहीं मिलेगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। बहुत सारे हम लोग अनशन देखते हैं, भूख हड़ताल में लोग बैठ जाते हैं, लोग अनशन में बैठ जाते हैं कि ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। बहुत सारे लोग उपवास भी रखते हैं, ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। उपवास में ऐसा ही होता है ना, उपवास की एक अपनी तरीके से एक मानसिकता होती है कि ना खाना खाया जाता है ना पानी पिया जाता है। तो ये एक तरीके से जो चलन है ना, भूख हड़ताल उपवास, यहाँ पे बॉडी को चलाने का काम कौन कर रहा है, तो बेटा हमारी वसा कर रही। वसा का मतलब रिजर्व फूड, जो हमने पहले खा रखा है उसी से मुझे एनर्जी क्रिएट होगी, वहीं से हमें एनर्जी मिलेगी। कहां से, जो हमारी बॉडी में पहले से रिजर्व है। तो रिजर्व फूड की संख्या, तो आप
आपको एक बात, आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया कि महाशिवरात्रि का आप व्रत रखोगे बेटा तो आपको भोले बाबा आपकी बॉडी को नहीं चलाएंगे। बिल्कुल झूठ है, कतई भोले बाबा आपकी बॉडी को नहीं चलाने वाले हैं। आपकी बॉडी को उस दिन चलाने का कार्य कौन करेगी? वसा करेगी। कौन करेगी? वसा करेगी। उपवास भूख हड़ताल के दौरान बॉडी में कार्य कौन करता है? एनर्जी के रूप में वसा करती है। तो इस तरीके से रिजर्व फूड यानी कि हमारी बॉडी में जो रिजर्व है, पहले से जो रिजर्व हो चुका है, वो कौन होता है बेटा? वो होती है वसा। हमने कहा इसका निर्माण कैसे होता है? 3 वसीय अम्ल और 1 ग्लिसरॉल से मिलके, वसीय अम्ल बोले तो फैटी एसिड, वसीय अम्ल बोले तो फैटी एसिड। हमने कहा 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल से बेटा किसका निर्माण होता है? हमने कहा वसा का निर्माण होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनता है? CHO तत्व से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हमने कहा वसा कैसे बनती है? 3 वसीय अम्ल और 1 ग्लिसरॉल से मिलकर वसा का निर्माण होता है। हमने कहा वसा जल में अघुलनशील होती है। कैसी? ये जल में अघुलनशील होती है। वसा को हम लोग अगर ऑयल को हम लोग जल में डालते हैं तो कैसी हमें ऑयल ऊपर ऊपर दिखाई देता है, यानी कि ये जल में अघुलनशील होती है। लेकिन कार्बनिक तरल पदार्थ में कैसी होती है? घुलनशील होती है। वसा जल में अघुलनशील होती है, पॉइंट याद रखना। लेकिन कार्बनिक तरल पदार्थ में कैसी होती है? घुलनशील होती है। हमने कहा 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो हमारा उत्तर होगा बेटा 1 ग्राम वसा से 9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमने कहा ऊर्जा को मापने के लिए किलो कैलोरी को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? किलो कैलोरी को यूज करते हैं। तो इस तरीके से वसा का आधार हमने यहीं पे कवर कर लिया और आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी फ्लो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। हम नोट लगाएंगे बेटा और नोट लगा के 2 पॉइंट लिखेंगे जो बड़े काम के पॉइंट हैं। नोट लगाओ और नोट लगा के बेटा पॉइंट लिखो। लिखो कि शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है। देखो पॉइंट समझना, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है। पहला पॉइंट कि शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है। इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 नोट का ही पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बेटा। लिखेंगे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा, प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त? प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? 2 पॉइंट है और बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? याद करो कल की क्लास हमने बताया था शरीर को 50 से 75% ऊर्जा कौन देता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। शरीर को 50 से 75% ऊर्जा यही देता है। तो शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। अब हमने कहा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो प्रति ग्राम यानी कि 1 ग्राम जब कार्बोहाइड्रेट्स होगा, 1 ग्राम जब कार्बोहाइड्रेट्स होगा बेटा, 1 ग्राम जब कार्बोहाइड्रेट्स होगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 4.2 किलो कैलोरी। और हमने कहा जब 1 ग्राम वसा होगा बेटा, 1 ग्राम वसा होगा तो जाहिर सी बात है हमें कितने मिलेगी? अभी जस्ट हमने बताया 9.63 किलो कैलोरी। तो ये डाटा हम ऑलरेडी आपको लिखा चुके हैं। अब अगर आप इस डाटे के अकॉर्डिंग जाओगे, आप इस डाटा के अकॉर्डिंग जाओगे और अगर क्वेश्चन ये ना लिख के सिर्फ यही लिख दिया जाए कि शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कहां से मिलती है, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। वो किस जगह कंफ्यूज हो सकता है बेटा? वो यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा कि ये भैया ने बताया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी और 1 ग्राम वसा से 9.63 किलो कैलोरी।
तो देखो इसका 4.2 से 9.63 ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ऊर्जा हमें ज्यादा कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। और हम इस क्वेश्चन का उत्तर ये भी दे सकते हैं, क्यों, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा, और ये दोनों बेटा ये दोनों के दोनों क्या काम कर रहे हैं, ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा बोले तो एनर्जी देते हैं, ऊर्जा बोले तो एनर्जी देते हैं। अब हमें, आप जाहिर सी बात है डाटा ज्यादा इसका है, 9.63 ज्यादा है या 4.2, 9.63 ज्यादा है, तो आप उत्तर क्या दे दोगे, वसा दे जाओगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब प्रति ग्राम की सर्वाधिक ऊर्जा की बात करेगा, जब शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा की बात करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बेटा 50 से 75% ऊर्जा देती है, 50 से 75% ऊर्जा देती है। और जब अगर प्रति ग्राम की बात करेगा, तो बेटा कौन होगा, वसा होगा। कौन होगा बेटा, वसा होगा। जब प्रति ग्राम की बात होगी, तो फिर हमारा एग्जैक्ट आंसर कौन होगा, वसा होगी। वसा बोले तो फैट, फैट, ठीक है। तो प्रति ग्राम की बात होगी तो हमारा उत्तर होगा वसा। और अगर शरीर की सर्वाधिक ऊर्जा की बात करेगा, तो हमारा उत्तर होगा, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा। तो इस तरीके से हमारी ये नोट के 2 पॉइंट कवर हो गए, जो आपको अक्सर कंफ्यूज करने वाले पॉइंट हैं। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा की बात करेगा तो कार्बोहाइड्रेट्स, और शरीर को प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा कहां से मिलेगी, तो हमारा उत्तर होगा बेटा क्या होगा, फैट होगा। क्या होगा, फैट होगा। चलो लगे हाथ हम लोग यहीं पे एक पॉइंट और इंक्लूड कर लेंगे बेटा, वो पॉइंट नंबर थर्ड, नोट का ही पॉइंट नंबर थर्ड हम यहीं पे इंक्लूड कर लेंगे। हम लिख लेंगे वसा भूख हड़ताल और उपवास में उपवास के समय ऊर्जा का स्रोत होता है। कई बार पूछा गया है, वसा भूख हड़ताल, वसा भूख हड़ताल और उपवास, उपवास के, वसा भूख हड़ताल और उपवास के समय ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा का ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इस तरीके से नोट में हमने 3 पॉइंट राइट डाउन किए। पहला पॉइंट हमने कहा, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, 50 से 75% ऊर्जा प्रति ग्राम। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, वसा से। भूख हड़ताल और उपवास के समय ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, वसा होता है, वसा ही बेटा होता है। भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, भूख हड़ताल और भूख हड़ताल और उपवास के समय ऊर्जा का स्रोत कौन है बेटा, कौन है बेटा, वसा है। तो इस तरीके से देखो, पहले हमने वसा का आधार जाना, उसके बाद में हमने वसा के 3 कॉन्सेप्ट जाने। चलो आगे बेटा इसी फ्लो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ जाते हैं। डालेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फैट, टाइप्स ऑफ फैट, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ फैट, टाइप्स ऑफ फैट यानी कि वसा के प्रकार, वसा के प्रकार, वसा के प्रकार। चलो आओ समझते हैं वसा के प्रकार। देखो वसा के प्रकार बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार की होती है वसा, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। देखो टाइप्स ऑफ फैट बोले तो वसा के प्रकार, हमने कहा वसा 2 टाइप्स, 2 भागों में वसा को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक संतृप्त वसा, एक बेटा संतृप्त वसा, पहला भाग संतृप्त वसा, और हमने कहा एक असंतृप्त वसा। कौन सी बेटा, संतृप्त वसा। देखो वसा की 2 टाइप्स होते हैं। पहला भाग हमने कहा संतृप्त वसा, दूसरा भाग हमने कहा असंतृप्त वसा। संतृप्त को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं सैचुरेटेड। क्या लिखते हैं बेटा, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। संतृप्त को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं सैचुरेटेड। और हमने कहा असंतृप्त को हम लोग लिखते हैं अनसैचुरेटेड। क्या लिखते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। देखो इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट, और सैचुरेटेड फैट। तो देखो ये हो गए वसा के टाइप्स, ये हो गए वसा के टाइप्स। टाइप्स नंबर 1, टाइप्स नंबर 1 हमने कहा इसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। हमने कहा टाइप्स नंबर 2 इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैट। हमने कहा वसा को 2 टाइप्स में, टाइप्स ऑफ फैट, टाइप्स ऑफ फैट, हमने कहा वसा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वसा के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। वसा के 2 प्रकार होते हैं। वसा के कितने प्रकार बेटा, 2 प्रकार। हमने कहा कौन कौन से, एक संतृप्त वसा और एक असंतृप्त वसा। हमने कहा संतृप्त को कहते हैं सैचुरेटेड और असंतृप्त को कहते हैं
अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड। आओ हम समझते हैं। देखो कुछ भी नहीं समझना है, बस चीजों को आप एक बार माइंड पे सेट करने की कोशिश करना। आप बहुत अच्छे से बेटा देख पा रहे होगे, आप बहुत अच्छे से चीजों को देख पा रहे होगे कि संतृप्त की जो अंग्रेजी है वो क्या है बेटा? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड के पहले 3 डिजिट को हम लोग राउंड अप करेंगे। इसको बेटा पढ़ो, इसको एक बार पढ़ के दिखाओ। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये लिखा है सेट। क्या लिखा है बेटा? सेट। सेट लिखा है ना। और अपनी भाषा में हम लोग सेट को क्या कहते हैं? सेट का मतलब जमना। सेट का मतलब जमना। नहीं कहते भाई इधर आओ ये कपड़े सेट कर दो, एक जगह एकत्रित कर दो, ये सुनो ये बर्तन सेट कर दो। सेट का मतलब एक के सीक्वेंस में चीजों को सेट करके जमा के रख देना। एक सीक्वेंस में चीजों को जमा के रख देना, सेट करके रख देना, क्या होता है? सेट। सेट को हम अपनी भाषा में कई बार अपने दैनिक जीवन में कई बार यूजेस करते हैं। भाई चीजों को सही से सेट करो, उल्टी सीधी मत डालो, कपड़े सेट करके रखने हैं, अच्छे से रखने हैं, बर्तन सारे सेट करने हैं, अच्छे से सेट करने हैं। यानी कि सेट को हम लोग अपने दैनिक जीवन में एक तरीके से एक स्थिति में एकदम समान, एकदम सेट करके एक जमा के एक चीजों को रखना। सेट। सेट का मतलब जमना। सेट का मतलब जमना। तो हमने कहा देखो हम परिभाषा नहीं लिखाएंगे और हम परिभाषा लिखाना भी नहीं चाहते कि संतृप्त वसा क्या होती है। हमें चीजों को सिर्फ समझना है। हमने कहा संतृप्त बोले तो सेट, सैचुरेटेड। हमने कहा सैचुरेटेड के पहले 3 डिजिट को हमने पढ़ा जिसका नाम सेट, और सेट का मतलब क्या होता है? जमना। यानी कि वो वसा जो जम जाए, संतृप्त वसा। वो वसा, वो वसा जो जम जाए, क्या होंगी बेटा? संतृप्त वसा होंगी। क्या होंगी बेटा? संतृप्त वसा होंगी। ठीक है, संतृप्त वसा होगी। कौन होगी? संतृप्त वसा। वो वसा जो जम जाए, जो जम जाए। जमना अर्थात सेट हो जाना। जमना अर्थात सेट हो जाना। जम जाए क्या होगी बेटा? संतृप्त वसा होगी। और एग्जाम्पल्स इसके समझते हैं, एक एक करके चीजों को समझेंगे, एक एक करके चीजों को समझेंगे। देखो हमने कहा कि आओ संतृप्त वसा के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? संतृप्त वसा के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? देखो हमने कहा ठंड में क्या होता है? ठंड में चीजें जम जाती हैं, ठंडक में चीजें जम जाती हैं। जैसे नारियल का तेल। नारियल का तेल क्या होता है बेटा? नारियल का तेल जम जाता है। नारियल का तेल हमने कहा क्या होता है? जम जाता है। घी जम जाता है। रिफाइन जम जाता है। रिफाइन जम जाता है। और मक्खन जम जाता है। मक्खन जम जाता है। यानी कि वो सेल्स, वो ऑर्गन, वो पदार्थ जो जम जाए, वो पदार्थ जो जम जाए। रिफाइन जम जाता है, घी जम जाता है, नारियल का तेल जम जाता है, घी जम जाता है, रिफाइन जम जाता है, मक्खन जम जाता है। डालडा, डालडा को भी हम लोग यहीं पे लगा लेंगे। डालडा को भी हम लोग यहीं पे क्लियर कर लेंगे। डालडा, डालडा भी किसकी श्रेणी में आएगा बेटा? संतृप्त वसा की श्रेणी में। तो ये जितने एग्जांपल्स हमने आपके सामने लगाए, ये जितने भी एग्जांपल्स हमने आपके समक्ष लगाए, ये सारे के सारे बेटा काहे के हैं? संतृप्त वसा के एग्जांपल्स हैं। और हम बहुत अच्छे से बेटा चीजों को देख पा रहे होंगे। नारियल का तेल जब हमें यूज करना होता है तो यूज किया, सर्दियों में छोड़ दिया, जम गए। घी जब खाना होता है लिक्विड फॉर्म में हीट देके कर लिया, खा लिया, उसके बाद छोड़ दिया, जम जाएगा। मक्खन जम जाएगा। रिफाइन से कोई प्रोडक्ट बनाना है, बना के छोड़ दिया, सर्दियों का सीजन है, सुबह देखेंगे जमा हुआ मिलेगा। डालडा, कोई वर्क करना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, हीट दी, गर्म हुआ, लिक्विड फॉर्म में हुआ, बना लिया, छोड़ दिया, जम जाएगा। जो जम जाएगा संतृप्त वसा, जो नहीं जमेगा असंतृप्त वसा। जो नहीं जमेगा असंतृप्त वसा। वो वसा, वो वसा जो जमे ना, वो वसा जो जमे ना, वो वसा जो जमे ना। जमे ना यानी कि जमे ना, जमे ना तो मतलब हमें पता चल गया कि जो जम जाएगा, जो जम जाएगा वो संतृप्त, जो ना जमे वो असंतृप्त वसा। कौन सी बेटा? असंतृप्त वसा। जो ना जमे, जो ना जमे वो कौन सी वसा होंगी बेटा? असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा होती है। कौन सी वसा होती है? असंतृप्त वसा होती है। तो एक तरीके से हमारा ये भी यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
कौन कौन सी चीजें नहीं जमती हैं, आओ यहीं पे हम लोग एक अच्छे से फ्लो चार्ट के माध्यम से चीजों को कवर कर लेंगे। एक अच्छे से फ्लो चार्ट के माध्यम से चीजों को कवर करेंगे। सरसों का तेल, इनके एग्जांपल्स लिख रहे हैं भाई, क्या लिख रहे हैं, इनके एग्जांपल्स लिख रहे हैं। कौन सा? सरसों का तेल। सरसों का तेल आज आप उससे भोजन बना लो और 2 महीने बाद बनाओ वो वैसे ही का वैसे ही मिलेगा, 4 महीने बाद बनाओ वैसे ही का वैसा ही मिलेगा। मछली का तेल, मछली का तेल, मछली का तेल हमने बताया, सरसों का तेल, मछली का तेल, मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी का तेल। तो इस तरीके से हमने कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स किसके लिखा दिए कि मछली का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सब के सब कैसे हैं बेटा? असंतृप्त के। क्योंकि सरसों के तेल से आप आज भोजन बनाओ और कुछ दिन बाद बनाओ, नहीं जमता, नहीं जमता, कभी नहीं जमता। ठीक है, आप सरसों के तेल से आज भोजन बना लो और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये नहीं जमा हुआ, ये नहीं जमता है ना, ये नहीं जमता। और जो ना जमे वो बेटा असंतृप्त वसा। ठीक है, मछली का तेल, मछली क्या करती है बेटा? देखो, जो लोग मांस भक्षण करते हैं ना बेटा, जो लोग मांस का सेवन करते हैं, देखो मैं तो करता नहीं हूं और ऐसी चीजें मेरा मानना है कि लोगों को नहीं करनी चाहिए। क्या ही भाई इससे मिलता है? मछली वगैरह किसी जीव की हत्या करके आप अपने जीवन की, आप थोड़े से वक्त के लिए, मुश्किल से 2-4 घंटे के वक्त, उस भोजन से क्या मिलता होगा? 2-4 घंटे का कुछ ना कुछ मिलता होगा, आई डोंट नो, बट उस किसी जीव की हत्या करके अपने जीवन को चलाना मेरे मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। लोगों को क्या मानना है डजन मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, डजन मैटर। बट मेरी एक जो सोच है कि लोग दूसरे की जीव हत्या करके अपने कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए, मुश्किल से 1-2-3 घंटे के लिए अपना वर्क करते हैं। कैसे वो लोग होते हैं तो पता नहीं, बट चलो वो कॉन्सेप्ट अपना अपना है। बाकी हम लोग सीधा पढ़ाई पे फोकस करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। तो हमने देखा है बेटा कि जो लोग मछली खाते हैं, जो लोग मांस का भक्षण करते हैं, मैंने ऐसे देखा है और मैंने ऐसा सुना भी है कि वो लोग जैसे जब बना रहे होते हैं तो वो लोग कहते हैं कि भाई तेल की मात्रा थोड़ी कम रखना। क्यों? दैट्स रीजन। क्यों कहते हैं ऐसी तेल की मात्रा थोड़ी कम रखना? बेटा उसका यही एक रीजन होता है कि मछली अपनी बॉडी से तेल को खुद एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? खुद एब्जॉर्ब करती है। तो मछली का भी तेल होता है बेटा, क्या होता है? मछली का भी तेल होता है। तो वो मछली का तेल जमता नहीं है, कैसा होगा? असंतृप्त वसा। मूंगफली का तेल सबने सुना होगा। अलसी, अलसी जानते हो? अलसी, अपने यहाँ अलसी को क्या बोलते हैं? बिजली, बिजली, बिजली का तेल है ना, तो वो क्या है? अलसी। और सूरजमुखी, सूरजमुखी का भी तेल भरपूर मात्रा में खाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ऑयल काहे की श्रेणी में आएंगे? असंतृप्त वसा की। किसकी श्रेणी में आएंगे? असंतृप्त की वसा की। क्योंकि ये नहीं जमते, क्योंकि ये नहीं जमते, ये भी नहीं जमता, ये भी नहीं जमता, ये भी नहीं जमता। लेकिन जो जम जाए वो संतृप्त वसा। क्योंकि यहां संतृप्त वसा की जो अंग्रेजी है वो मुझे यही दर्शा रही है कि सेट, सेट का मतलब जमना। बस खत्म कहानी। सेट का मतलब जमना। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई जरूरत पड़ रही लर्न करने की? मुझे लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग किसी को लर्न करने की कोई प्रॉब्लम ना हो रही होगी, क्योंकि भैया ने बताया संतृप्त, संतृप्त का मतलब जो जम जाए, जो जम जाए। संतृप्त की अंग्रेजी सैचुरेटेड होती है, सैचुरेटेड के पहले 3 डिजिट सेट, सेट लिखा हुआ है, और सेट से सेट का मतलब जमना, यानी कि जो जम जाए वो संतृप्त। नारियल का तेल जम जाता है, घी जम जाता है, रिफाइन जम जाता है, मक्खन जम जाता है, डालडा जम जाता है। तो देखो वसा पढ़ा, वसा के आधार को जाना। रिजर्व फूड कहते हैं 1 ग्राम से 9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा, हमने कहा 3 वसी अम्ल और 1 ग्लिसरॉल से बनता है, हमने कहा ये आरक्षित भोजन की संज्ञा देता है। हमने बहुत सारी चीजों पे बात कर ली वसा से। हमने कहा शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा देगा तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रति ग्राम की बात करेंगे तो वसा। हमने कहा वसा को हम लोग भूख हड़ताल और उपवास के लिए, ऊर्जा के लिए लेते हैं। हमने वसा के टाइप्स भी पढ़ लिए। हमने कहा संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, हमने इनको भी बहुत अच्छे लेवल पे चीजों को समझ लिया कि जो जम जाए वो
संतृप्त, जो ना जमे वो असंतृप्त। तो इस तरीके से चीजें आपको बहुत अच्छे से बेटा समझ आ रही होंगी। ऐसी धीरे धीरे चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। चलो नेक्स्ट हमने कहा हम नोट लगाएंगे बेटा, और नोट लगा के कुछ पॉइंट सीधे सीधे राइट डाउन कर लेंगे, और वो पॉइंट आपको एग्जाम हॉल में सीधे सीधे हूबहू बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले हैं। हम नोट लगाएंगे कि हमारी बॉडी के लिए कौन सी वसा हानिकारक होती है। तो देखो संतृप्त वसा हानिकारक होती है। कौन सी वसा हानिकारक होती है? संतृप्त वसा। संतृप्त वसा हानिकारक होती है। संतृप्त वसा हमारे शरीर के लिए क्या होती है बेटा? हानिकारक होती है। संतृप्त वसा हानिकारक, संतृप्त वसा हमारी बॉडी के लिए क्या कर हानिकारक होती है। इसकी अधिक मात्रा, इसकी अधिक मात्रा हमारे लिए, इसकी अधिक मात्रा हमारे लिए हानिकारक होती है। इसकी इसकी अधिक मात्रा, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में हम लोग संतृप्त वसा का सेवन करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या हो जाती है? हानिकारक। इसकी अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। क्यों? क्यों हमने कहा कि संतृप्त वसा हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है? इसकी अधिक मात्रा हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है। क्यों? आओ इसका रीजन भी हम लोग यहीं पर डिफाइन कर लेंगे। हमने बताया बेटा, हमने बताया कि जो संतृप्त वसा हम लोग खाते हैं ना, संतृप्त वसा खाएंगे तो किनको खाएंगे? घी को खाएंगे, मक्खन को खाएंगे, डालडा को खाएंगे, रिफाइन को खाएंगे। जब इन चीजों का हम लोग सेवन कर लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए, अब इनकी नॉर्मल वे पे देखो चीजें सारी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अधिक मात्रा, कहते ना ज्यादा खाओगे नुकसान होगा। तो जब किसी चीज को आप ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली नुकसान करती हैं। तो अगर आप अधिक मात्रा में संतृप्त वसा, घी, रिफाइंड, डालडा वगैरह जब आप बहुत अधिक मात्रा में खाओगे, अब आप ये ना कहना कि भैया आप ये कह रहे हो घी, घी तो ताकतवर होता है। बेटा एक लिमिटेशन में चीजें की जाए तो वो मेरे लिए बेटर आउटपुट देंगी, मेरे लिए बेटर आउटपुट देंगी। जब आप किसी चीज की अधिकता मात्रा में प्रयोग करोगे तो हमारे लिए नुकसान का भी कारण बन सकती हैं, हमारे लिए नुकसान का कारण भी बन सकती हैं। और पॉइंट हमारा यही दर्शा रहा है बेटा, वो ये कह रहा है कि संतृप्त वसा हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है और इसकी अधिक मात्रा, देखो हमने पॉइंट में ही डिफाइन कर दिया। हमने कहा इसकी अधिक मात्रा हमारे लिए हानिकारक होती है। कौन सी अधिक मात्रा हमारे लिए हानिकारक होती है? हमने कहा क्यों? क्योंकि ये संतृप्त वसा हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमाव कर लेती है। किसके रूप में? कोलेस्ट्रॉल के रूप में। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमाव कोलेस्ट्रॉल के रूप में क्या करती है? जमाव करती है। और कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारी बॉडी में क्या कर लेती है? जमाव कर लेती है। और यही कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारी बॉडी में संतृप्त वसा का जमना हमारे लिए बहुत बड़ा साइड इफेक्ट बन के तैयार होता है। इससे एक ही बड़ी भयानक बीमारी क्रिएट होती है। और लगे हाथ हम लोग उसको भी समझ लेंगे, और लगे हाथ हम लोग उसको भी समझ लेंगे। हमने कहा कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जम जाना हमारे शरीर के लिए क्या बहुत ही हानिकारक होती है। बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जम जाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जमाव कर लेगा, क्या कर लेगा बेटा? जमाव कर लेगा, तो हमारी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट होता है और हम लोग इसको समझते हैं। हमने कहा कि संतृप्त वसा हमारे लिए हानिकारक है। कितनी हानिकारक है यहां से हमें क्रिया पता चल जाएगा। आपने सबने बेटा एक बीमारी सुनी होगी, हार्ट अटैक। किसने किसने इस बीमारी को सुना है बेटा? किसने किसने इस बीमारी को सुना है? देखो मेरी बात को आप अच्छे से गौर किया करो। हम जो भी चीजें बता रहे हैं आपको बहुत अच्छे के लिए बता रहे हैं। हमने कहा था कि हम बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे, तो बायोलॉजी पढ़ाने के साथ साथ हम आपको संपूर्ण डॉक्टर तो नहीं बता सकते, लेकिन इतनी चीजें तो आपको बता सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को जरूर सिक्योर कर सकते हो। वो कैसे? हमने कहा था 25% हम आपको अपने शरीर के बारे में बता देंगे। अगर हार्ट बीमार होगा तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर महिला बीमार होगा तो गाइनोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे, अगर स्किन से संबंधित डॉक्टर बीमारी होगी तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे।
अगर हड्डी से रिलेटेड कोई कार्य होगा तो ऑस्टियो, क्या ऑस्टियो, ऑर्थोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे। कहां जाएंगे? ऑर्थोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से समझ ली धीरे धीरे। अब यहीं पे आया, एक बीमारी आई, हमने कहा था यहीं पे आपको बताया था ब्लड कैंसर कैसे होता है। डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा से इंसान को क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर। हार्ट अटैक इंसान को कैसे होता है? बहुत अधिक मात्रा में संतृप्त वसा का खाना, और ये संतृप्त वसा हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमाव कर लेना, जमाव कर लेना। जमाव, जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जमाव कर लेता है तो क्या हमारी जो धमनी वसिरा है ना, हमारी जो धमनी व सिरा, हमारी धमनी व सिरा से क्या, हमारी धमनी व सिरा ये क्या कार्य करती हैं? ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं, रक्त का परिवहन। जो रक्त का परिवहन, हमारी धमनी व सिरा क्या करती हैं? रक्त का परिवहन करती हैं। और हमारी धमनी व सिरा जब रक्त का परिवहन करती हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल वहां जमाव कर लेता है धमनी व सिरा में, और इसी दौरान हमारे धमनी व सिरा में क्या हो जाता है? ब्लॉकेज हो जाता है। धमनी व सिरा में क्या हो जाता है बेटा? ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज बोले तो छिद्र हो जाता है, और यही छिद्र होना हमारी हार्ट अटैक की बीमारी का कारण छिद्र हो जाता है। और यही छिद्र होना हमारी हार्ट अटैक की बीमारी का कारण होता है। यही छिद्र होना हमारी हार्ट अटैक की बीमारी का कारण होता है। हमने कहा कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी के अंदर जमाव कर लेता है तो हमारी धमनी वसिरा, कौन? धमनी वसिरा में क्या हो जाता है? ब्लॉकेज हो जाता है। क्यों? धमनी वसिरा का कार्य, धमनी, धमनी और प्लस सिरा, धमनी प्लस सिरा, इन दोनों का काम होता है रक्त परिवहन करना। क्या? रक्त परिवहन। रक्त परिवहन, देखो ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, लेकिन ये जो रक्त परिवहन होता है वो किनके माध्यम से होता है? धमनी व सिरा के माध्यम से होता है। और जब धमनी व सिरा के माध्यम से रक्त का परिवहन हो रहा है बेटा, तो जब हमें पता है कि हमारी बॉडी में किसने, कोलेस्ट्रॉल ने जमाव कर लिया है, कोलेस्ट्रॉल ने जमाव कर लिया है, तो इन पे क्या पड़ेगा बेटा? प्रेशर पड़ेगा। और जब इन पर प्रेशर पड़ेगा तो हमारी धमनी व सिराएं क्या होगी? फट जाएंगी। फट जाना यानी कि छिद्र हो जाएगा, और छिद्र होना ही बेटा क्या होता है? हमारी हार्ट अटैक की बीमारी का कारण होता है। तो इस तरीके से अब हम एक चीज बहुत अच्छे से बेटा समझ पा रहे होंगे। हम क्या समझ पा रहे होंगे बेटा? हम इतना तो जरूर समझ रहे होंगे कि भैया यानी कि संतृप्त वसा हमारे लिए क्यों हानिकारक होती है। देखो, आप बहुत अधिक मात्रा में रिफाइन खाते हो, आप बहुत अधिक मात्रा में डालडा का सेवन करते हो, आप बहुत अधिक मात्रा में, देखो कोई रीजन नहीं होता है। देखो, हमसे बड़ा इंसान, मेरे फैमिली मेंबर्स का कोई भी इंसान है, मेरी फैमिली मेंबर्स का कोई भी व्यक्ति अगर हमसे बड़ा है और हमें किसी चीज के लिए मना कर रहा है, तो ये मान लो वो भले ही पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, लेकिन वो एग्जैक्ट बिल्कुल सही मना कर रहा है। वो भले ही इन चीजों के बारे में नहीं जानता है, संतृप्त वसा क्या होती है, असंतृप्त वसा क्या होती है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता है। वो वसा का वाह वर्ड नहीं जानता है, लेकिन अगर वो किसी चीज के लिए मना कर रहा है तो उसके पीछे न पीछे कहीं बड़ा ही बड़ा साइड इफेक्ट लगा होगा, भले ही उसको इस चीज के बारे में जानकारी ना हो। हमने अक्सर सुना है लोगों के मुंह से, जो हमारे बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। क्यों? आपने कभी सोचा बहुत ज्यादा फास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? बेटा यही एक वजह होती है। और खासकर लड़कियां, आप लोग तो बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान देना, आप लोगों को बहुत चीजें पसंद होती हैं, चाउमीन, बर्गर, इडली, डोसा, पिज्जा। बेटा ये सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे संतृप्त वसा का भरपूर मात्रा में इसमें यूज होता है। आप खाइए, हम ये नहीं कहते कि आप ना खाइए, खाइए, एक लिमिटेशन में चीजों को खाइए। आपको डेली पिज्जा चाहिए, आपको डेली चाउमीन चाहिए, आपको डेली बर्गर चाहिए, तो बेटा एक न एक दिन वो आपकी बीमारी का कारण जरूर बनेंगी। और वो इतनी बड़ी बीमारी का कारण बन जाए, ये हम नहीं चाहते। भगवान से हम यही प्रे करते हैं कि आपके जीवन में एक वक्त के लिए सूखी रोटी और नमक मिल जाए, वो जीवन बहुत अच्छा जीवन है। लेकिन जीवन में कभी बीमारी नाम का वर्ड ना आए, क्योंकि बीमारी एक ऐसी बला है जो जीते जी इंसान को मार के छोड़ती है। आपके शरीर पे अगर ऐसी कोई बीमारी लग जाती है कि आप जी तो रहे हो, लेकिन जीने के साथ आप मरे हुए जी रहे हो, तो हम तो चाहते हैं कि एक इंसान के बॉडी में ऐसी कोई भी बीमारी ना लगे जिससे वो टूट जाए अंदर से, बिल्कुल ना टूटने। तो हमारा कहने का सीधा सा सेंस बेटा यही है कि संतृप्त वसा हमारे लिए कितनी हानिकारक है, इसकी चीजें हमने आपको समझा दी। और एक छोटे से एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। कैसे भैया? वो ऐसे बेटा, जैसे हमारे सब लोगों के घर में समर होती है ना बेटा। अब समर से हम लोग पानी भरने का कार्य करते हैं। हमने देखा कि समर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे हमने जो रबड़ है ना, जो बॉल है, उसको बेंड कर दिया। और हमने बेंड करने के बाद में बेटा हमने क्या किया? हमने
क्या किया हमने बेटा, हमने कहा कि उस स्टार्टर से मोटर को ऑन कर दिया और बॉल से पानी भरना स्टार्ट कर दिया। अब बॉल में बेटा, और बॉल के एंडिंग वाले पॉइंट पे हमने हाथ को ऐसे बैंड करके लगा लिया। अब हमने कहा बॉल पे तब तक तो पानी बेटा चलेगा जब तक उस बॉल में जगह है। इसके बाद में जब हम लास्ट वाले पॉइंट पे हाथ से उसको बंद कर रखे हैं तो बेटा पानी को निकलने नहीं दे रहे, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि बॉल पे प्रेशर पड़ेगा और बॉल 20 से कहीं से 20 से फट सकती है। फट सकती ना, बिल्कुल यही रूल हमारी बॉडी में लागू होता है कि धमनी व सिरा हमारी बॉडी में क्या कर रही है, इनके माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में रक्त का परिवहन हो रहा है। इन्हीं के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में रक्त का परिवहन हो रहा है। ठीक है, अब हमें पता है रक्त का परिवहन धमनी व सिरा के माध्यम से हो रहा है। अब बहुत अधिक मात्रा में हमने संतृप्त वसा को बेटा खा लिया, और संतृप्त वसा को खा लिया तो संतृप्त वसा हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमाव कर लेती है। किस रूप में? कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमाव कर लेती है। अब हमने देखा कि ये संतृप्त वसा हमने इतनी अधिक मात्रा में खाई कि ये धमनी व सिरा में जाके क्या कर लिया, इसने धमनी व सिरा में जाके जमाव कर लिया। और धमनी व सिरा का बेटा काम है ब्लड का सर्कुलेशन करना। अब ब्लड सर्कुलेशन होगा बेटा, और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल तक पहुंचेगा तो वहां से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। तो हम देखेंगे कि धमनी व सिरा में थोड़ी देर बाद क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो बेटा धमनी व सिरा क्या होंगी, फट जाएंगी। फट जाना, छिद्र हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना क्या है, हार्ट अटैक रोग का सिम्टम्स है। क्या है बेटा, हार्ट अटैक जैसे रोग का, एक भयानक रोग का सिम्टम्स है। तो इसलिए बहुत अधिक मात्रा में संतृप्त वसा का यूज नहीं करना चाहिए। कौन? बहुत अधिक मात्रा में संतृप्त वसा का यूज नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे पूरा भरोसा है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से बेटा समझ आ रही होंगी, और बहुत मेहनत हम आपके समक्ष कर रहे हैं। आप लोग इसी तरीके का प्यार बनाए रखिएगा। हम डेली बेसिस पे आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से, एकदम अपर लेवल के कंटेंट के समक्ष लेवल के साथ साथ हम आपके सामने लाते रहेंगे, और बहुत अच्छे से चीजों को समझाते हुए सीधे सीधे चलेंगे। चलो बेटा, हम लोग यहीं पे एक लास्ट पॉइंट, इसी संतृप्त वसा का लास्ट पॉइंट बेटा हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। हमने बताया कि मछली के तेल में कौन सी वसा होती है, असंतृप्त वसा होती है, क्योंकि मछली का तेल नहीं जमता है। और एक एग्जाम में बेटा पूछा गया है कि मछली के तेल में क्या होता है। जो मछली का बेटा तेल होता है, जो मछली का तेल होता है उसमें ओमेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। क्या होता है बेटा? ओमेगा 3 ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। क्या होता है बेटा? ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ओमेगा, एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में होता है, तो मछली के तेल में होता है। बेटा किस में होता है? मछली के तेल में होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में होता है? मछली के तेल में होता है। तो इस तरीके से बेटा हमने आज की क्लास में पूरा का पूरा वसा क्लियर कर लिया। और मेरे साथ बेटा एक बार पूरा का पूरा रिकॉल करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और मेरे साथ एक बार पूरा का पूरा हम लोग रिकॉल करते हैं। देखो, हमने ये कल की क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स कवर किया, आज की क्लास में वसा को कवर किया, और हमने कहा ये दोनों के दोनों बेटा क्या देने का काम कर रहे हैं, ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। चलो आओ एक एक करके एक एक स्लाइड को कवर करते हैं। हमने कहा वसा बोले, फैट बोले, लिपिड्स बोले, चर्बी बोले, बात एक ही है। हमने कहा रिजर्व फूड, रिजर्व फूड यानी कि हमारी बॉडी में ये क्या, रिजर्व फूड की संज्ञा है। ये आरक्षित हो जाता है, आज खाया तो हमारी बॉडी को कल भी यही चला सकता है। ठीक है, निर्माण कैसे होता है? 3 वसीय अम्ल, वसीय अम्ल बोले तो फैटी एसिड, और एक ग्लिसरॉल से किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है। हमने कहा ग्लिसरॉल कृत्रिम आंसू बनाने में भी इसका यूजेस लिया जाता है। हमने कहा वसा जल में अघुलनशील होती है, लेकिन कार्बनिक तरल पदार्थ में कैसी होती है? घुलनशील होती है। हमने कहा 1 ग्राम वसा से 9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमने कहा ऊर्जा का मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? किलो कैलोरी को यूज करते हैं। हमने क्या किया? हमने नोट डलाया और 3 पॉइंट लिखा है। हमने कहा शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से 50 से 75%। प्रति ग्राम की बात करेगा तो सर्वाधिक ऊर्जा कहां से? वसा से। 1 ग्राम से कितनी? 9.63 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये हमारा डाटा 4.2 किलो कैलोरी से ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट से इतनी मिलती है और वसा से इतनी मिलती है। और हमने कहा वसा भूख हड़ताल और उपवास के समय ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? वसा को 2 टाइप्स में बांटा। हमने कहा एक होती है संतृप्त वसा और एक होती है असंतृप्त वसा। हमने कहा संतृप्त वसा बोले तो सैचुरेटेड। हमने कहा सैचुरेटेड को ऐसे लिखते हैं, हमने कहा सैचुरेटेड के शुरू के 3 डिजिट
को ही पढ़ेंगे। ये लिखा है सेट, और हमने कहा सेट का मतलब क्या होता है? जमना। हमने कहा जो जम जाए, संतृप्त वसा, नारियल का तेल जम जाता है, घी जम जाता है, रिफाइन जम जाता है, मक्खन जम जाता है, डालडा जम जाता है। हमने कहा असंतृप्त वसा जो ना जमे, जो ना जमे, सरसों का तेल आज भोजन बना लो, 2 महीने बाद बनाओ, 4 महीने बाद बनाओ, नहीं जमता है। मछली का तेल नहीं जमता है, मूंगफली का तेल नहीं जमता है, अलसी का तेल नहीं जमता है, सूरजमुखी का तेल नहीं जमता है। हमने बताया मूंगफली का तेल, मछली का तेल, मछली के तेल में कौन सा ऑयल होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। कौन सा होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। अभी जस्ट हमने 1 मिनट पहले बताया। हमने कहा संतृप्त वसा हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है। क्यों हानिकारक होती है? इसकी अधिक मात्रा हमारे लिए हानिकारक होती है, अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के रूप में क्या कर लेती है? जमाव कर लेती है। और हमने कहा एक रोग सुना है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कैसे इंसान को होता है? ये क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी में जमाव कर लेगा तो धमनी वसरा में क्या हो जाता है? ब्लॉकेज। और ब्लॉकेज हो जाना यानी कि धमनी वसरा ब्लड का प्रवहन कर रहे होते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल वहां पे जमा हुआ होता है। तो ये जब धमनी वसरा में ये जम जाएगा जाके तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, तो धमनी वसरा में क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ने से हमारी धमनी वसरा क्या हो जाती है? फट जाती है। फट जाना, ब्लॉकेज हो जाना, छिद्र हो जाना, यानी कि क्या है? हार्ट अटैक जैसी बीमारी का कारण है। तो इसलिए हमारा हमारा संतृप्त वसा हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है। मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो इस तरीके से आज के कॉन्सेप्ट में हमने वसा को कवर कर लिया। देखो कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा था, आज हमने वसा को पढ़ लिया। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे प्रतिदिन एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करते रहेंगे, और आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे लेवल पे समझ आ रही होंगी। तो चलो ये फिर आज अपनी क्लास को हम आज यहीं तक रखते हैं बेटा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से सभी लोग पढ़ाई करिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और अपनों को। और हाँ, जाते जाते आपसे हम 2 बातें और कहना चाहेंगे बेटा। ऐसी वीडियो को सपोर्ट देते रहिएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर डालिएगा। वो कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन जैसा कार्य करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा बेटा। आप लोग जब मुझे ऐसे सपोर्ट करोगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि बच्चे सच में हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम आपके पीछे बहुत मेहनत करने वाले हैं। आपको रेलवे ग्रुप डी की साइंस में आपको पूरा का पूरा यहीं से वेटेज मिलने वाला है। इन्हीं क्लासेस से आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। धीरे धीरे हम लोग जब बहुत अच्छे तरीके से अपना बेस मजबूत कर लेंगे तो बहुत जल्दी हम एसटी लेके आएंगे। 25 क्वेश्चन डेली बेस पे कराया करेंगे प्रैक्टिस के दौरान। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई सभी लोग करिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। धन्यवाद।